हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ इन डिटेल। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम समझेंगे सेक्शन 37 एंड 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि डील करता है परपेचुअल इंजंक्शन से, जिसे हम परमानेंट इंजंक्शंस भी बोलते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू लॉ इन डिटेल। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेक्शन 37 में क्या डेफिनेशन दी गई है परपेचुअल इंजंक्शंस की। तो फ्रेंड्स, परपेचुअल इंजंक्शन की डेफिनेशन आपको सेक्शन 37 से मिलेगी एंड नाउ लेट्स ड्वेल इनटू इट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37+2, a perpetual injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon merits of the suit। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि परपेचुअल इंजंक्शन हमेशा डिक्री के फॉर्म में होती है, ना कि ऑर्डर के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, जो टेम्परेरी इंजंक्शन होता है वो एक ऑर्डर के फॉर्म में होता है, परपेचुअल इंजंक्शन डिक्री के फॉर्म में होती है। सेकेंडली, अपॉन मेरिट्स ऑफ द सूट होती है। मेरिट्स ऑफ द सूट से ये मतलब है कि कोई भी सूट फाइल हुआ हो, उसमें प्रॉपर एविडेंसेस पेश हुए हैं और सारे एविडेंसेस का तर्क वितर्क करने के बाद कोर्ट ने यह डिक्री पास करी है। इसी को बोलते हैं मेरिट्स ऑफ द केस, जहां पे कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है। The defendant is thereby perpetually enjoined फ्रॉम द एजर्शन ऑफ अ राइट। और जब ये डिक्री पास कर दी जाती है तो उसे परमानेंटली रोक दिया जाता है डिफेंडेंट को कि वो राइट एजर्ट नहीं कर सकता है या वो काम नहीं कंटिन्यू कर सकता है जो कि प्लेंटिफ की राइट से कॉन्ट्ररी होगा। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी कि प्लेंटिफ के पास एक राइट होगा और उसकी राइट के कॉन्ट्ररी डिफेंडेंट क्या कर रहा होगा। डिफेंडेंट या तो कोई एक्ट कर रहा होगा या फिर कोई राइट एजर्ट कर रहा होगा। तो परपेचुअल इंजंक्शन से डिफेंडेंट को हमेशा के लिए रोक दिया जाता है कि वो ये एक्ट ना करे या फिर राइट एजर्ट ना करे, और ये हमेशा मेरिट्स ऑफ द सूट पे पास होती है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम ये देखते हैं कि जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो एक फाइनल डिक्री होती है ग्रांटेड आफ्टर द ट्रायल। तो आफ्टर द ट्रायल से ये मतलब है कि पूरी ट्रायल चलेगी और जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आपको परपेचुअल इंजंक्शन देगा कोर्ट। ओके, सो इट्स अ फाइनल डिक्री और ये रिस्ट्रेन करता है डिफेंडेंट फ्रॉम या तो कमिट ना करे या फिर अगर कर रहा है तो उस एक्ट को, उस इन्वेजिव एक्ट को वो कंटिन्यू ना करे फॉर ऑल टाइम, मतलब हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। सो हमने ये देखा कि ये बस डिक्री के फॉर्म में होती है, ना कि टेम्पररी इंजंक्शंस की तरह जो कि ऑर्डर पर होती है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम ये देखते हैं कि सेक्शन 38 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 38 सेज परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि व्हेन लिखा है तो ये हर केस में ग्रांट नहीं होता है। आइए देख लेते हैं कौन सा केस है। व्हाट इज द ग्राउंड टू ग्रांट परपेचुअल इंजंक्शन। तो बेसिकली जो ग्राउंड होता है फ्रेंड्स, वो होता है ब्रीच किया है डिफेंडेंट ने किसी ऑब्लिगेशन का। तो इसे मैं पूरा पढ़ देती हूँ। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन or referred to by this chapter, a perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favor, whether expressly or by implication। तो हमें यहाँ पे अंडरलाइन जो है उन पे ध्यान देना है। तो पहली चीज़ हमें ये पता चली कि ये वर्ड मे बी ग्रांटेड लिखा है। तो मे बी ग्रांटेड से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द प्योर डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। सेकेंडली, ये परपेचुअल इंजंक्शन कोर्ट आपको कब देगी, जब प्लेंटिफ का कोई ब्रीच हो रहा है ऑब्लिगेशन का, तो उस ऑब्लिगेशन के ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए वो प्लेंटिफ को देगी। अब ऑब्लिगेशन से फ्रेंड्स आपको क्या समझ में आता है। ओके, ये भी हमें देखना है, जो कि हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ कि ये ऑब्लिगेशन आपकी एक्सप्रेसली भी लिखी हो सकती है या फिर एक्सप्रेसली ना लिखी हो बट इम्प्लाइड हो। ऑब्लिगेशन फ्रेंड्स एक लीगल ड्यूटी होती है जो डिफेंडेंट ओ करता है प्लेंटिफ की तरफ, तो या तो एक्सप्रेसली लिख दो इसको या फिर इम्प्लाइड है। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर्स की लीगल ड्यूटी है कि वो आपके घर के सामने गार्बेज ना डालें, सो दिस इज इम्प्लाइड एंड दिस इज नॉट रिटन एक्सप्रेसली समवेयर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्लिगेशन।
फ्रेंड्स ऑब्लिगेशन जो है वो 2A में दिया हुआ है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कोई भी लीगली इन्फोर्सेबल ड्यूटी, मतलब जो ड्यूटी डिफेंडेंट आपकी तरफ वो तो करता है, लेकिन उस ड्यूटी की इन्फोर्समेंट के लिए आप कोर्ट के पास जा सकते हो बिकॉज इट इज़ लीगली इन्फोर्सेबल। ओके, लेकिन तो कोई भी ड्यूटी जो डिफेंडेंट आपकी तरफ वो करता है और वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ही इज़ डूइंग अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तो यू कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सच ड्यूटी, उसी को ऑब्लिगेशन बोलते हैं। लेकिन आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के सामने एक पीपल ट्री है और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है कि इस पीपल ट्री को कट करा दिया जाएगा। तो क्या आप एक इंजंक्शन ले सकते हो कि गवर्नमेंट को रोक दिया जाए कि वो उस ट्री को ना कट कराए? माइंडेड फ्रेंड्स, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये रोड पे खड़ी एक पीपल ट्री आपके घर के सामने। सो कोर्ट आपको इंजंक्शन नहीं देगी। वाई? बिकॉज आपकी तरफ कोई भी लीगल ड्यूटी का ब्रीच गवर्नमेंट नहीं कर रही है। सो देयर इज नो ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन हियर, है ना? कोई ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन नहीं हो रहा है, कोई लीगली इन्फोर्सेबल ड्यूटी की ब्रीच नहीं हो रही है, बिकॉज ये पेड़ आपका नहीं था, तो गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी नहीं है कि इसको वैसे ही रखा जाए सेम कंडीशन में। तो आपको यहाँ परपेचुअल इंजंक्शन नहीं ग्रांट होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द सेकेंड क्लॉज। ओके, सेकेंड क्लॉज सेज कि व्हेन सच ऑब्लिगेशन अराइजेज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो इससे आपको क्या समझ में आता है कि ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट से भी अराइज कर सकता है या फिर अदरवाइज भी अराइज कर सकता है। ओके, सो अगर ये स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट से अराइज कर रहा है तभी ये क्लॉज 2 लगेगा। तो अगर ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट से अराइज करता है तो कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन देते वक्त गाइड होना चाहिए चैप्टर 2 से। अब चैप्टर 2 में क्या है? चैप्टर 2 इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस। ओके, तो चैप्टर 2 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करी गई है। तो आइए समझते हैं कि चैप्टर 2 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की किन बातों से कोर्ट बाउंड होगा, गाइडेड होगा परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करते वक्त। तो इसके लिए हमको ओल्ड वाला देखिए फ्रेंड्स, 2018 में अमेंडमेंट आई जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सब्सटैंशियली चेंज कर दिया गया है, लेकिन हम परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करने की पर्पस से आज भी हम ओल्ड सेक्शन 10 को कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 38 क्लॉज 2। ओके, सो स्टिल नाउ यू हैव टू कंसिडर ओल्ड सेक्शन 10 के गाइडलाइंस। तो ओल्ड सेक्शन 10 ये बोलता था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उन केस में दी जा सकती है जहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है पता लगाने का कि कितनी एक्चुअल डैमेज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की बात ले लें। अगर सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला घर वाला पर्सन, अगर वो क्या कर रहा है कि फ्यूम्स निकाल रहा है, हार्मफुल फ्यूम्स, तो यू आर गेटिंग डिस्टर्ब। लेकिन आप फ्यूम्स कितना डैमेज कर रहे हैं ये आप एसरटेन नहीं कर सकते, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पहले की बात कर रही हूँ, ओल्ड प्रोविजन है, दी जा सकती थी। तो इंजंक्शन भी दिया जा सकता है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट से राइज करेगा और कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा एक्चुअल डैमेज का, तो वहाँ इंजंक्शन दिया जा सकेगा। वैसे ही जहाँ पे कॉम्पनसेशन एक एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी दादी की वैल्यूएबल रिंग कोई बेचना चाहता है ना, और वो आपको पैसे देना चाहता है, तो चूँकि वो बहुत हेरिटेज है, उसकी आपकी फैमिली वैल्यू उस रिंग की बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो आपको कोर्ट यहाँ पे परपेचुअल इंजंक्शन दे सकता है उस व्यक्ति को रोकने के लिए कि ये रिंग ना बेचा जाए, बिकॉज अगर वो पैसे दे भी देगा तो वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, बिकॉज इट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली मेमोरी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम ये देखते हैं कि ओल्ड सेक्शन 10 के एक्सप्लेनेशन में क्या था। तो पहले जो एक्सप्लेनेशन में था ओल्ड सेक्शन 10 की, दैट वाज रिगार्डिंग अ प्रिजम्पशन रिगार्डिंग इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ये प्रिजम्पशन था कि जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि ज़मीन, बिल्डिंग्स वगैरह, वहाँ पर कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं माना जाता है। ओके, तो वहाँ पे सपोजिंगली इफ़ आई वांट अ हाउस,
तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन विल नॉट बी सफिशेंट, कॉम्पनसेशन सफिशेंट नहीं होगा, मुझे ये घर ही आपको देना पड़ेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो प्रिजम्पशंस है वो उल्टे चलती हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जनरली कॉम्पनसेशन को एडिक्वेट रिलीफ माना जाता है। ओके तो जनरली अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में पैसे दिए जा सकते हैं, कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पर कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। ओके फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू ऑफ कॉमर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि कोई बहुत ही पुराना वास है ना, मॉडर्न के टाइम का कोई वास है, तो इन सब चीज़ों के लिए इंजंक्शन ही इशू होगा, कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। सेकंड है जो चीज़ ईजिली मार्केट में मिल नहीं रही है, फिर यहाँ पे भी आप इसी वास का एग्जांपल ले सकते हो। थर्डली जहाँ पे डिफेंडेंट एजेंट है या ट्रस्टी है, और जब भी डिफेंडेंट एजेंट होता है, ट्रस्टी होता है, भले ही आपको पैसे दे सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कॉम्पनसेशन को एडिक्वेट रिलीफ इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जो ये रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एजेंट का, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का, ये आपका ट्रस्ट पे बेस्ड होता है ना। सो हम यहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होने दे सकते हैं, बिकॉज फिर तो कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा, कोई किसी को अपना सामान ही नहीं देगा, बिकॉज ही मे फियर दैट जो एजेंट है या ट्रस्टी है वो कल को इसको गलत तरीके से डिस्पोज ऑफ कर पाए और बस मुझे कॉम्पनसेशन दे के छोड़ दे, है ना। तो इसलिए प्रोटेक्शन देने के लिए ये थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे है। इन तीनों ही केसेस में कॉम्पनसेशन को एडिक्वेट रिलीफ नहीं माना जाता है और वो पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी आपको रोकी जाएगी देने के लिए। ओके इंजंक्शन लिया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज 3, जो कि बोलता है कि वेयर द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड द प्लेंटिव्स राइट, ओके, टू और इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पे राइट को इन्वेड कर रहा है या प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट को इन्वेड कर रहा है, कोर्ट मे ग्रांट अ परपेचुअल इंजंक्शन, है ना। तो कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन दे सकती है, मे वर्ड लिखा है, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो परपेचुअल इंजंक्शन दे या ना दे। ओके सो फ्रेंड्स, जब हमने 38 क्लॉज 1 पढ़ा था, है ना, तो 38 क्लॉज 1 में ब्रीच ऑफ एनी ऑब्लिगेशन था। अगर इफ़ यू रिमेंबर यू कैन टर्न ऑन टू योर बैरक्स एंड आप देखोगे कि वो ब्रीच ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है, बट वो ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, बट एनी टाइप की है, कोई भी टाइप की ऑब्लिगेशन, कोई भी टाइप की लीगल ड्यूटी का ब्रीच। लेकिन जो स्पेशली 38 का क्लॉज 3 है वो ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। हम यहाँ पे देख रहे हैं वेयर द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड द प्लेंटिव्स राइट टू राइट या एंजॉयमेंट प्रॉपर्टी में। ओके सो याद रखना ये 38 का क्लॉज 3 बस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जबकि 38 का क्लॉज 1 इट इज स्पेशली रिलेटेड टू एनी ब्रीच ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन। अब प्रॉपर्टी की ब्रीच में 4 ऐसे केसेस बताए गए हैं फ्रेंड्स, जब कोर्ट आपको परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करता है। ओके सो कोर्ट विल ग्रांट यू परपेचुअल इंजंक्शन इन 4 केसेस में। ओके सो नाउ लेट्स स्टडी दोज 4 केसेस। पहला केस जहाँ पे परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट होता है वो केस है वे डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेंटिव, जहाँ पे डिफेंडेंट ट्रस्टी है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए जो कि एक ट्रस्टी है बी के लिए, वो एक सेल करने वाला है ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी दी जाती है वो ट्रस्टी की खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इफ़ यू हैव स्टडीड इंडियन ट्रस्ट एक्ट उसमें ये बातें लिखी गई एंड ही कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, इवन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज नहीं कर सकता है। तो चूंकि यहाँ पे बी जो बेनिफिशियरी है तो ये डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है ट्रस्टी, तो ये बी जो बेनिफिशियरी है ये सू कर सकता है इंजंक्शन के लिए कि रिस्ट्रेन किया जाए ट्रस्टी को ये सेल करने से, बिकॉज इवन तो ट्रस्टी कॉम्पनसेशन दे देगा, बट हमने पढ़ा है कि ये जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रस्ट का होता है ट्रस्टी के साथ, तो इसीलिए वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं मानी जाएगी। ओके सो जहाँ भी ट्रस्टी प्रॉपर्टी को कुछ करने की कोशिश करता है, सेल वगैरह करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे प्लेंटिफ को परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर दी जाएगी। ओके अब हम इसको एक और समझ लेते हैं। यहाँ पे एक वकील है, वकील इज ऑल्सो अ ट्रस्टी इन सम केस, कि अगर मान लो एक वकील है उसके पास क्लाइंट बी के
कुछ पेपर्स हैं। अब आपको पता होता है कि क्लाइंट जब भी वकीलों को अपने पेपर्स या डॉक्यूमेंट देता है या फिर कोई भी कम्युनिकेशन करता है फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोसीडिंग, तो वो कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंशियल होती हैं एंड इट कैन नॉट बी रिवील्ड इन पब्लिक। तो अब इस वकील के पास इस क्लाइंट के पेपर्स हैं और वो उसको थ्रेटन कर रहा है कि वो डिस्क्लोज कर देगा उसके सीक्रेट्स, ओके, कंटेंट्स को बता देगा किसी स्ट्रेंजर को। तो यहाँ पे ये जो क्लाइंट बी है उसको परपेचुअल इंजंक्शन दिया जा सकता है अगेंस्ट द लीगल प्रैक्टिशनर कि वो डिस्क्लोज ना करे क्लाइंट की सीक्रेट्स को। ओके, नाउ वी कम नेक्स्ट एंड वी सी कि इन द केस ऑफ अ डिफेंडेंट इज अ ट्रस्टी, कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करता है इवन तो पैसे दिए जा सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, इवन तो आपको पैसे दिए जाएंगे बट फिर भी कोर्ट इंजंक्शन आपको इसलिए दे रहा है बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है ना आपका ट्रस्ट का, जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है, ये बहुत ही हायर पेडेस्ट्रल पे रखा जाता है। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा इन केस में बिकॉज इस रिलेशनशिप को हायर पेडेस्ट्रल पे रखा जाता है। तो इसमें पैसे इसमें सफिशिएंट नहीं माने जाएंगे, इसमें आपको रोका जाएगा कि आप वो काम ना करो। सेकेंड केस वील सी व्हेन देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर एसर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज जो कॉज होगा या कॉज हो सकता है। इसमें मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल, जैसे कि ए जो है वो एयर पोल्यूट कर रहा है जो कि फिजिकल कंफर्ट ऑफ बी और सी के साथ इंटरफेयर करती है क्योंकि इनके घर आसपास है। ओके, ये बी एंड सी का घर है, ये ए का घर है। अब ए जो भी फ्यूम्स वगैरह निकालेगा उससे बी और सी को मटेरियल इनकम्फर्ट हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रही है, तो वहाँ पे बी और सी इंजंक्शन लेने जा सकते हैं अगेंस्ट ए क्योंकि कितनी ये पोल्यूशन से कितना डैमेज कॉज हो रहा है इसको एसर्टेन करने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और ये चीज़ है कि जहाँ पे उस इन्वेजन को कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता है, जहाँ पर कॉम्पनसेशन पैसा एडिक्वेट रिलीफ नहीं माना जाएगा, मतलब कॉम्पनसेशन किया ही नहीं जा सकता उस चीज़ का, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी दादी की ये बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है, ये कोई बेच दे या आपकी फैमिली वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका कितना, इसको कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता बिकॉज देर इज सर्टन अमाउंट ऑफ मेमोरी जो अटैच्ड है आपकी इस रिंग से। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द फोर्थ पॉइंट इज कि जहाँ पे इंजंक्शन ज़रूरी है प्रिवेंट कराने, मतलब प्लेंटिफ को इंजंक्शन कोर्ट इसलिए दे रहा है प्रॉपर्टी के केस में क्योंकि वो ज़रूरी है मल्टीप्लिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल एक इनहैबिटेंट्स है विलेज के, है ना, ये एक ही ज़मीन है और ये जो इनहैबिटेंट्स हैं, ठीक है, द इनहैबिटेंट्स ऑफ अ विलेज क्लेम अ राइट ऑफ वे, वो एक राइट ऑफ वे क्लेम कर रहे हैं इस ज़मीन के ऊपर इन अ सूट अगेंस्ट सेवरल ऑफ देम। और बहुत मान लो कि ए ने उनके अगेंस्ट सूट किया बी सी डी और एक डिक्लेरेटरी डिक्री ऑब्टेन कर ली कि ये ज़मीन ए की है और कोई राइट ऑफ वे नहीं है। तो इस डिक्लेरेटरी डिक्री के बाद क्या हुआ कि आफ्टरवर्ड्स ईच ऑफ द विलेजर्स सू ए फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द एलिज्ड राइट। अब बहुत सारे अन्य विलेजर्स आके सब ए के अगेंस्ट सूट डालने लगे हैं। तो अगर इतना सारा सूट हो जाएगा तो ये मल्टीप्लिसिटी को नहीं लीड कर देगा, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे अगर ए कोर्ट से इंजंक्शन मांगता है कि रोका जाए इन सारे विलेजर्स को कि वो मेरे अगेंस्ट सूट ना इतना सारा ना डाले, बेसिकली क्लब कर दे सारे सूट को बट इतना सारा ना, तो कोर्ट इस चीज़ के लिए परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। ओके, और यहाँ पे ये थर्ड वाला पॉइंट भी आ जाएगा। थर्ड वाले पॉइंट में जहाँ बोला गया था कि कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होती है, उस वाले पॉइंट को भी हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे इतने सारे विलेजर्स हैं और कल को इनको कॉम्पनसेशन देने भी कोर्ट बोल देता है ए को, तो क्या इनका दिया हुआ कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेट कर पाएगा ए के मतलब उन चीज़ों को जो उसको गुजरना पड़ा है, मतलब ए को जितनी प्रॉब्लम्स हुई, क्या ये चीज़ें कॉम्पनसेट कर पाएंगी। तो इसीलिए ये थर्ड क्लॉज का भी एग्जाम्पल है और फोर्थ क्लॉज का भी एग्जाम्पल है। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो. Please do subscribe to our channel Law in Detail. Thank you everyone.